24 मार्च 2015 के दिन जर्मन विंग्स का एक एयरबस A320-211 प्लेन बार्सिलोना से डसलडॉर्फ के लिए उड़ान भर रहा था और वो मार्साइल्स एंड रूट कंट्रोल सेंटर के कांटेक्ट में था। सब कुछ नॉर्मल नजर आ रहा था और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 9:30 बजे कैप्टन को क्लियरेंस भी दे दी थी, पर अचानक एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। एटीसी ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर ऐसा क्या हुआ उस एयरप्लेन के साथ कि वो एकदम से उड़ते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा? आइए जानते हैं। We have breaking news. Deadly plane crash in the French Alps. The flight which returned was the one that crashed. दोस्तों 9:30 बजे तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही एटीसी ने नोटिस किया कि प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि उसे 32,000 फीट पर होना चाहिए था। जब पायलट से बात करने की कोशिश फेल होने लगी तो 9:34 पर उन्होंने दूसरी फ्रीक्वेंसी से ट्राई किया। 9:35 से 9:39 तक कई बार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर पायलट को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि फ्रेंच एयर डिफेंस सिस्टम से भी मदद मांगी गई और एक दूसरे प्लेन ने भी उस प्लेन से कांटेक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की। 9:40 तक प्लेन का रडार कांटेक्ट भी गायब हो गया और एटीसी ने प्लेन और उसके पैसेंजर्स को ऑफिशियली खतरे में डिक्लेयर कर दिया। 9:41 पर यह प्लेन आल्प्स के पहाड़ों से टकरा जाता है और ये पहाड़ ऐसे थे कि यहाँ कोई रोड नेटवर्क नहीं था और इमरजेंसी क्रू को हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से लाया गया। प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। प्लेन में 144 पैसेंजर्स, 4 केबिन क्रू मेंबर्स और कैप्टन और एक को पायलट मौजूद थे। जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां एक हफ्ते की सर्च के बाद फ्लाइट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट रिकॉर्डर्स मिले, जिसके बाद पूरी कहानी सामने आई। तो हुआ यूं था कि 9:30 पर प्लेन का कैप्टन कॉकपिट से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ जाता है और जब 9:34 पर कैप्टन वापस कॉकपिट की तरफ आकर अंदर बैठे हुए को पायलट से दरवाजा खोलने के लिए कहता है तो उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। 2001 के 9/11 अटैक्स के बाद से हाईजैकिंग से बचाने के लिए प्लेन्स में एक सेफ्टी मैकेनिज्म इंस्टॉल कर दिया गया था। ये बहुत सिंपल था। कॉकपिट पर एक ब्लॉक लगा दिया गया था जो अंदर से ही खुलता था, इसलिए अगर कोई पायलट बाहर है तो उसे अंदर इंटरकॉम पर कॉल करके रिक्वेस्ट मंगानी पड़ती थी, जिसके बाद डोर अनलॉक हो जाता था। इसके अलावा क्रू को इमरजेंसी कोड्स भी दिए गए थे कि अगर किसी सिचुएशन में अंदर से लॉक ना खुले तो बाहर वो इन कोड्स को एंटर करके एक इमरजेंसी सिस्टम को ट्रिगर कर दे जो 30 सेकंड्स के बाद दरवाजा खोल देता था। लेकिन इसमें भी एक खतरा था कि टेररिस्ट किसी तरह से इन इमरजेंसी कोड्स की मदद से कॉकपिट में एंटर कर सकते थे, इसलिए एक आखिरी सेफ्टी मैकेनिज्म ये इंस्टॉल किया गया था कि अंदर बैठा पायलट चाहे तो कॉकपिट को पूरी तरह से लॉक कर सकता था, जिसके बाद इमरजेंसी कोड्स की मदद से भी दरवाजा खोलना नामुमकिन था। जब कैप्टन को अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसे समझ आ गया था कि उसके को पायलट ने ही प्लेन को हाईजैक कर लिया है। कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स में इन्वेस्टिगेटर्स को कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है ताकि किसी तरह दरवाजा टूट जाए, लेकिन क्योंकि ये हाईजैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था इसलिए सभी कोशिशें बेकार ही चली जाती हैं। पर आखिर इस को पायलट ने प्लेन को हाईजैक क्यों किया, ये जानने के लिए हमें इस 27 साल के को पायलट एंड्रियास लुबिट्ज की लाइफ को देखना होगा, जो बचपन से ही फ्लाइंग को लेकर इतना पैशनेट था कि उसके बेडरूम की दीवारों पर एयरबस, बोइंग और लुफ्थांसा के पोस्टर्स लगे हुए थे और बहुत कम उम्र में ही वो एक एक्सपर्ट ग्लाइडर पायलट भी बन गया था। खैर, स्कूल से ग्रेजुएट होते ही उसने लुफ्थांसा की फ्लाइट एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इसके कुछ महीने बाद ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। पता चला कि एंड्रियास डिप्रेशन से जूझ रहा है, जिस वजह से उसे एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ ट्रीट किया जाने लगा। उसने कई महीने एक साइकियाट्रिस्ट की केयर में बिताए और फाइनली अपनी ट्रीटमेंट के बाद उसे वापस फ्लाइंग के लिए फिट करार दे दिया गया और उसका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई। एंड्रियास अमेरिका के एरिजोना में लुफ्थांसा के एक दूसरे फ्लाइट स्कूल में चला गया, जहां पर उसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भरना था, जिसमें उसने ये लिख दिया कि उसे कभी कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ है। हालांकि उसका ये झूठ पकड़ा भी गया और ये मुमकिन था कि यहीं पर उसका करियर खत्म हो सकता था, लेकिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गलती मानकर उसे एक सेकंड चांस देने का फैसला किया। 2013 में उसने जर्मन विंग्स नाम की एक लो बजट एयरलाइन ज्वाइन की, जो कि लुफ्थांसा द्वारा ही ऑपरेट की जाती थी, लेकिन अभी भी डिप्रेशन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। ज्वाइनिंग के 1 साल बाद उसका डिप्रेशन वापस आ जाता है और इस बार ये ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसे कभी कभी लगने लगता था कि जैसे वो अंधा हो रहा है।
उसने कई आई डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट को भी ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेट किया, लेकिन उनके स्कैन्स में कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई। एंड्रियास की बीमारी बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे स्टार्स, हेलोज और लाइट के फ्लैशेस दिखने लगते थे, तो कभी वो उड़ते हुए इंसेक्ट्स के बारे में हेल्यूसिनेट करने लगता था। उसे हाइपोकॉन्ड्रियकल डिसऑर्डर हो गया था और डॉक्टर्स ने उसे साइकियाट्रिक क्लिनिक जाने के लिए भी कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनवरी 2015 में वो अपने पुराने साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचा, जिसने उसे हेवी एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेस्क्राइब कर दिए। हालांकि डॉक्टर ने उसे ये सलाह भी दी थी कि उसे अब काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी काम करता रहा। फरवरी से लेकर मार्च तक उसे अलग अलग डॉक्टर्स की तरफ से सिक नोट्स भी मिले और ये बात बहुत क्लियर थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन एंड्रियास नहीं माना। बाद में पाया जाता है कि क्रैश से सिर्फ 4 दिन पहले ही एंड्रियास अपने कंप्यूटर पर एयरबस A320 प्लेन के कॉकपिट डोर लॉकिंग मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो डसलडॉर्फ से बार्सिलोना के लिए उड़ा था, तब इस फ्लाइट के दौरान उसने प्लेन की डिसेंट सेटिंग्स और लॉकिंग मैकेनिज्म टेस्ट भी किया था। इसके बाद बार्सिलोना से डसलडॉर्फ की रिटर्न फ्लाइट में जब वो श्योर हो गया था कि उसका प्लान फुल प्रूफ है, तब जाकर उसने प्लेन को हाईजैक किया और ये दुर्घटना हुई। यहाँ पर ये सवाल तो ये खड़ा हुआ है कि आखिर जर्मन विंग्स ने किस तरह इस तरह के पायलट की मेंटल हेल्थ को अनदेखा कर दिया। पर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय पायलट्स की जो हेल्थ स्क्रीनिंग्स और एनुअल चेकअप्स होते थे, वो फिजिकल हेल्थ की तरफ से ही ज्यादा ओरिएंटेड थे। और साथ ही पायलट्स में एक ऑनर सिस्टम भी चलता था, जिसमें उन्हीं से ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपनी हेल्थ को खुद इवैल्यूएट करते रहेंगे और कोई भी इशू होने पर डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर्स की मल्टीपल वार्निंग्स के बाद भी एंड्रियास ने अपनी कंपनी को अपनी हेल्थ के बारे में नहीं बताया। अब दूसरी तरफ डॉक्टर्स पर भी ये सवाल उठाया गया कि जब इतने सारे डॉक्टर्स को एंड्रियास की हेल्थ कंडीशन के बारे में मालूम था, तो क्यों नहीं उन्होंने ही एयरलाइन को इन्फॉर्म कर दिया। ये इतना सिंपल भी नहीं था दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर्स के बीच एक डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियली पॉलिसी होती है, जो कहती है कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातचीत उन्हीं के बीच में रहनी चाहिए। पर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर भी डॉक्टर्स को एयरलाइन को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन परेशानी ये थी कि किसी भी डॉक्टर के लिए इस पॉलिसी को ब्रेक करना अपनी रेप्यूटेशन को दांव पर लगाने के समान है। इसलिए अगर उन्हें ऐसा करना ही था, तो उन्हें 100% श्योर होना पड़ता कि एंड्रियास अपने और अपने पैसेंजर्स के लिए एक सेफ्टी रिस्क है। लेकिन जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो उससे कोई भी डॉक्टर ये अंदाजा तो नहीं लगा सकता कि एक दिन वो प्लेन ही हाईजैक कर लेगा। इसलिए किसी भी डॉक्टर ने ये बात एयरलाइन को नहीं बताई। एक कारण इसके पीछे ये भी बताया जाता है कि जर्मनी में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को बहुत सीरियसली लिया जाता है और ये भी उनके कल्चर का हिस्सा है। इसलिए अगर डॉक्टर्स ऐसा कुछ करते, तो वो उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के लिए भी खिलाफ था, जिस वजह से सभी ने एंड्रियास की कंडीशन को इग्नोर कर दिया। लेकिन इस क्रैश के बाद दुनिया भर की एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने कई सारे नए सेफ्टी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कर दिए। इसके साथ साथ पायलट्स की साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग को बढ़ा दिया गया और बहुत सी एयरलाइंस ने ये पॉलिसी अपना ली कि हर समय कॉकपिट में कम से कम 2 लोगों का होना तो जरूरी है। हालांकि लुफ्थांसा ने रिसेंटली इस पॉलिसी को दोबारा हटा दिया है। इस क्रैश के बाद लुफ्थांसा ने सभी विक्टिम्स की फैमिलीज को 66 लाख का मुआवजा भी दिया है और साथ ही सभी विक्टिम्स के क्लोज रिलेटिव्स को भी 8.8 लाख रुपए दिए गए। लेकिन कितना भी पैसा हो, वो फैमिलीज के लॉस को कवर नहीं कर सकता था। अब क्योंकि इस प्लेन में एक स्कूल की पूरी क्लास भी थी, जो कि एक ट्रिप से लौट रही थी, ये क्रैश एंड्रियास की फैमिली के लिए भी बहुत दुखदायी था, जो आज तक यही कहते हैं कि उनके बेटे ने प्लेन क्रैश नहीं किया, जरूर कोई और वजह रही होगी। फैमिली का मानना है कि मुमकिन है कि एंड्रियास किसी वजह से अंदर बेहोश हो गया, लेकिन सभी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस इस थियरी के खिलाफ हैं। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।